हेलो दोस्तों, तो प्रसाद जी के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपका उत्तराखंड का इतिहास। अगर मैं बात करूं आपके उत्तराखंड के इतिहास की, तो आप इसे 3 भागों में बांटते हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल को हम थोड़ा सा बाद में आपका पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। अब मैं बात करूँ आपके इन तीनों कालों की: प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, फिर आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखो, अगर मैं बात करूं आपके प्राग ऐतिहासिक काल की, तो देखो प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जहां पर लिखा हुआ साक्ष्य नहीं है। अब वो आपका कुछ भी हो सकता है भैया। उस जमाने की आपको हड्डियां मिल सकती हैं, घर मिल सकता है, तो आप पुरातात्विक साक्ष्य किसे कहेंगे? गुफाएं और जो खुदाई के बाद मिले कोई साक्ष्य होंगे उसे आप क्या कहेंगे भैया? पुरातात्विक साक्ष्य कहेंगे। फिर आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें आपका लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन अभी उन्हें कोई पढ़ नहीं पाया है, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के जो बीच का काल होता है उसे आप कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। अब अगर मैं बात करूं आपके ऐतिहासिक काल की, तो देखो ऐतिहासिक काल में आपके लिखित साक्ष्य मिलते हैं, कई चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं जैसे अभिलेख, किताब, कोई ताम्रपत्र, ये सभी। अब देखो, अब हम बात करेंगे आपकी सभी को डिटेल से, क्योंकि मैंने तो ये आपको एक आपकी समझ डेवलप करने को आपको बता दिया ऊपर से: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब देखो, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इससे पहले आप वो जान लो। तो 1856 में आते हैं 6 नंबर के कुमाऊं के कमिश्नर हेनरी रैमजे, और हेनरी रैमजे के नेतृत्व में ही सबसे पहले उत्तराखंड में खुदाई का कार्य प्रारंभ होता है। और हेनरी रैमजे एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जिसका नाम होता है WJ हेनवुड। अब देखो, ये हेनवुड ही सबसे पहले उत्तराखंड में जो है खुदाई का कार्य करवाते हैं। कहाँ पर भैया? देवीधुरा यानी चंपावत में। और वहाँ से कुछ सावधान यानी बॉडी प्राप्त होती है। इसीलिए उत्तराखंड के पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? WJ हेनवुड को कहा जाता है। तो देखो, ये सभी जो खुदाई हुई थी वो रैमजे के कार्यकाल में हुई थी। तो क्या आप यह कह सकते हैं कि रैमजे का शासनकाल जो है वह उत्तराखंड के अंदर प्राग ऐतिहासिक इतिहास की नींव रखेगा? तो आप ऐसा कह सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल को डिटेल में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर इस वीडियो में आपके 500 व्यूज़ आते हैं तभी मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। क्योंकि देखो क्या होता है ना, कुछ टाइम से मैं वीडियो डालते जा रहा हूँ लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो मैं खुद के लिए डाल रहा हूँ। नहीं, थोड़ा लोग देखेंगे तो मुझे भी डालने में अच्छा लगता है कि हाँ, रीच एक बढ़ रही है, वीडियो आगे हमारी जा रही है। लेकिन अगर मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और मेरे को व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो एक मोरल डाउन जैसा होता है। तो अब मैं सेकंड पार्ट तभी डालूंगा जब आपके इसमें 500 व्यूज़ आएंगे। उससे पहले मैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको ही डिटेल में डिस्कस करता रहूँगा। अगर मैं आपके बात करूं प्राग ऐतिहासिक काल की, तो देखो जहां पर लिखा हुआ साक्ष्य नहीं है उसे ही हम प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। जैसे सावधान यानी डेड बॉडी हो गई, गुफा हो गई, ओखली यानी कप मार्क्स हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए। अब देखो, प्राग ऐतिहासिक काल को अब 3 भागों में बांटा गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब बात करूं मैं पुरा पाषाण काल की, तो देखो पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी पुरा पाषाण काल में पत्थरों के औजार थे भैया, ठीक है। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, थोड़ी सी और समझ डेवलप हुई तो वो पत्थरों के औजार क्या हुए, एडवांस होने लगे, नुकीले हो गए, ठीक है, और पतले बनाने लगे। फिर पशुपालन भी किया। अब बात करूँ मैं नवपाषाण काल की, तो कृषि होने लगी, लोगों ने अपना स्थायी निवास बनाने लगे, कपड़े, खाना पकाना, तो ये सभी नवपाषाण काल में हुआ। तो ज़्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे। अगर हम इसे डिटेल में देखेंगे तो ये बहुत लंबा टॉपिक है कि आपका पुरा पाषाण काल में क्या हुआ था, मध्य पाषाण काल में और नवपाषाण काल में। एक ऊपर से आप समझ जाइए। इसके लिए अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से वीडियो ला सकता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं आपके प्राग ऐतिहासिक काल के साक्ष्यों की, तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका सावधान यानी डेड बॉडी। अगर मान लो आपने खुदाई करी तो आपको कैसे पता लगेगा कि यार आपको डेड बॉडी मिली कि यार ये कितनी पुरानी है? तो आप कैसे पता लगाओगे? देखो, किसी के भी अगर शरीर में कार्बन है तो आप पता लगा सकते हो कि इसकी एज कितनी है। कैसे भैया? कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा। जैसे
चंपावत में सबसे पहली खुदाई हुई थी देवीधुरा में। वहाँ से हमें क्या मिला था भैया, उत्खनन से समाधान प्राप्त हुए थे। तो वहाँ पे दो इतिहासकार थे, व्हीलर तथा इतावली। तो उन्होंने देवीधुरा से जो प्राप्त समाधान था उससे क्या बताया, ये नवपाषाण काल के हैं, ठीक है ना, ऐसा बताया। अब कैसे पता लगाया होगा उन्होंने, इसी कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा पता लगाया होगा, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा एक आपका प्राग ऐतिहासिक गांव कहते हैं जिसका नाम है भैया मलारी गांव। आओ मलारी गांव देखते हैं। अगर मैं बात करूं आपके मलारी गांव की, तो देखो मलारी गांव को उत्तराखंड का प्राग ऐतिहासिक गांव कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से इतनी चीज़ें मिलती हैं जितनी आपकी कहीं से नहीं मिली हैं। तो देखो आप कंफ्यूज मत करना अल्मोड़ा को लेकर, क्योंकि अल्मोड़ा को प्राग ऐतिहासिक कला का केंद्र कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा आपकी गुफाएं मिलती हैं और समाधान भी वहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। तो देखो मलारी गांव का उत्खनन का कार्य किया था शिव प्रसाद डबराल जी ने 1956 में। इन्हीं आप चारण के नाम से भी जानते हैं। तो देखो वहाँ से मिला था हमारा 5.2 kg का एक मुखौटा मिला था, ठीक है, और कुप्पी मिली थी जिस पर मोनाल पक्षी का चित्रण गुदा हुआ था, और कई जीवों के अवशेष मिले। और यहाँ पर हमें सिंधु सभ्यता के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। और मलारी गांव धौलीगंगा के किनारे है और सबसे नज़दीक तहसील है आपकी जोशीमठ। तो देखो अब हम बात करते हैं आपके गुफा चित्र की, यानी केव पेंटिंग्स की। अगर मैं बात करूं आपके सबसे पहले खोज हुई थी तो वो हुई थी आपके लाखू उडियार की, जो कि आपका अल्मोड़ा में स्थित है, सुयाल नदी के तट पर। अब इस गुफा चित्र की जो सर्वप्रथम खोज थी ना, यह 1968 में की गई थी, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि 1963 में भी की गई थी, लेकिन प्रामाणिकता जो मानी जाती है 1968 मानी जाती है। अब देखो इसकी जो खोज का श्रेय जाता है वो जाता है MP जोशी को, और इनकी पुस्तक है केव पेंटिंग्स इन कुमाऊं। और MP जोशी ने ही बताया कि यह जो पेंटिंग्स हैं ये मध्य पाषाण काल की हैं। तो देखो अब मैं बात करूं लखू उडियार से प्राप्त होने वाले चित्रों की विशेषता के बारे में, तो इन चित्रों में समूह में नृत्य करते हुए कुछ लोगों को दिखाया गया है। बेशक आपको ना लगे कि ये लोग समूह में नृत्य कर रहे हैं या नहीं, लेकिन इतिहासकारों के द्वारा ये लोग समूह में नृत्य कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ना आपको लाल रंग की लिखावट भी प्राप्त होती है, लेकिन कोई पढ़ नहीं पाया है भले, लेकिन लिखावट प्राप्त होती है। और यहाँ पे कई रंगों का प्रयोग हुआ है इन गुफा चित्रों में, जैसे गुलाबी, सिंदूरी, सफ़ेद और काले रंगों का भी हमें प्रयोग देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं आपकी जो और उडियार हैं इम्पोर्टेंट, उनको देख लेते हैं। अब देखो अगर हम बात करें आपके गोरखिया उडियार की, तो गोरखिया उडियार चमोली के डुंगरी गांव के पास है। अब देखो इन चित्रों को आपका प्रकाश में लाने का जो कार्य किया था वो क्या था, राकेश भट्ट ने। अब देखो गोरखिया उडियार, यहाँ से हमें प्राप्त होता है पशुचारक संस्कृति के प्रमाण, यानी पशुओं को भगाता हुआ एक व्यक्ति हमें दिखाई देता है। अब यहाँ गहरे लाल रंग का प्रयोग हुआ है। अब हम बात करेंगे आपका गुफा चित्र में किमनी गुफा की, जो कि है आपका किमनी गांव में। और किमनी गांव का है भैया, चमोली में स्थित है। और किमनी गुफा से हमें सफ़ेद रंग के चित्र प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे लोयथाफ गुफा की। यह गुफा आपकी अल्मोड़ा में स्थित है और लोयथाफ गुफा की खोज करी थी यशोधर मठपाल जी ने। अगर मैं बात करूं लोयथाफ गुफा की, तो यहाँ पर जो हमें लाल रंग के सर्वाधिक चित्र मिलते हैं, और मानव शिकार करते हुए, हाथों में हाथ डालकर डांस करते हुए हमें यहाँ पे चित्रण देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं फड़का नौली। तो यह स्थित है आपका अल्मोड़ा में स्थित है, और इसकी खोज करी थी यशोधर मठपाल जी ने। और यशोधर मठपाल जी ने ही कहा था जो लोग यहाँ पे चित्रण में दर्शाए गए हैं ये लोग डांस कर रहे हैं, और वह डांस है आपका झोड़ा नृत्य, जो कि कुमाऊं में होने वाला एक सामूहिक नृत्य है। और यहाँ पे कुछ चित्रण मिलते हैं हमें, जैसे पर्वतों की श्रृंखलाएं और पंक्ति में बने बहुत सारे मानव। अब हम आगे बात करते हैं आपका फल सीमा की। तो देखो फल सीमा स्थित है आपका अल्मोड़ा में, और इसकी खोज करी थी यशोधर मठपाल जी ने। और फल सीमा में हमें एक योग मुद्रा में और आपका नृत्य मुद्रा में चित्रण हमें प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं पेटशाल की। तो देखो यह गुफा भी आपकी कहाँ है, अल्मोड़ा में है, और इसकी खोज करी थी यशोधर मठपाल जी ने। और यहाँ पर भी नृत्य करती हुई मानव कृतियाँ मिलती हैं। तो दोस्तों अधिकतर गुफाएं आपकी अल्मोड़ा में स्थित है, जैसे लखू उडियार, फड़का नौली, पेटसाल, फलसीमा, लोयथाफ, ये सभी आपकी अल्मोड़ा में स्थित है। और मैं बात करूं आपकी गोरखिया उडियार, तो चमोली में है। किमनी गांव भी आपका चमोली में स्थित है। अब देखो मैंने आपको ये मेन गुफाएं बताई हैं, और भी गुफाएं हैं, जैसे भीलतरा गुफा आपकी चमोली में है, काली माटी गुफा अल्मोड़ा में है, ठीक है, ब्रह्मकुंडी गुफा पौड़ी गढ़वाल में, अलग अलग गुफाएं हैं। तो मैंने आपको मेन बता दी है।
अगर मैं बात करूं आपके कप मार्क्स की यानी ओखली की, तो देखो आप इतना याद रख सकते हैं 1877 में रिबेट कॉर्नर के द्वारा, जो कि द्वारा हाट अल्मोड़ा के अंदर चंद्रेश्वर मंदिर है, वहाँ पे 200 कप मार्क्स मिले। वे 12 समांतर पंक्तियों में थे। इन कप का संबंध आपका प्राग ऐतिहासिक काल से बताया जाता है। वैसे तो आपके जो कप मार्क्स हैं वो 1856 में हिंडवुड के द्वारा चंपावत के देवीधुरा में भी कुछ उन्होंने प्राप्त किए थे। अब मैं बात करूं आपके ताम्र उपकरण की, तो ऐसे ताम्र उपकरण जो हमें देखने से ही लगता है कि भैया ये तो पाषाण काल के होंगे। जैसे 1951 में स्थित हरिद्वार के पास सबसे पहले क्या होता है, जब नहर का निर्माण हो रहा था तो वहाँ ताम्र उपकरण मिले। फिर 1952 में जब यज्ञदत्त शर्मा ने उन उपकरणों का विश्लेषण किया तो उन्होंने बताया कि ये तो महापाषाण कालीन उपकरण हैं। अगर मैं आपकी बात करूं अब मृद भांट की, यानी जो मिट्टी के बर्तन थे, वो सबसे ज़्यादा मिले हैं आपके रवाई घाटी से। रवाई घाटी यानी उत्तरकाशी से सबसे ज़्यादा मिले, और यह मध्य पाषाण काल के बताए गए हैं। तो देखो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल ज़्यादा बड़ा नहीं है। जितना कुछ था प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर, जितना आता था, जितनी खोज हुई, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब देखते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल। तो आपके आद्य ऐतिहासिक काल में ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि क्या हुआ, हमें यहाँ पे लिखे हुए साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन अभी तक कोई इन्हें पढ़ नहीं पाया। जैसे हुडली गुफा जो उत्तरकाशी में है ना, वहाँ पर कुछ लिखा तो है लेकिन अभी तक उसे कोई पढ़ नहीं पाया है। तो किस में आ जाएगा भैया, आद्य ऐतिहासिक काल में। अगर आप भारत में आद्य ऐतिहासिक काल देखें तो उसे माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि वहाँ पे जितना भी लिखा है वो अभी तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। अगर पढ़ लेंगे तो भैया वो भी क्या हो जाएगा, वो ऐतिहासिक काल हो जाएगा। इसे ऐसे समझो, उत्तरकाशी में जो शंख लिपि में लिखा है ना, उसे कोई अभी तक पढ़ नहीं पाया। अब वो शंख जैसे अक्षर पढ़े हैं। अब देखो क्या हुआ था, जैसे आपका आद्य ऐतिहासिक काल की मैं बात करूं तो यह वो समय था जब मनुष्य भैया खाना प्राप्त करने के लिए खेती करना सीख गया था। अब भैया वो खेती करना सीख गया तो अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए क्या करेगा, क्या पता उसने अपनी कोई लैंग्वेज बनाई होगी, ठीक है। अब उसी लैंग्वेज में वो लिखता था, ठीक है। अब उसी लैंग्वेज में उसने लिखा, तो अब आज हम उसे कैसे समझ पाएंगे। अगर अभी उसे हम समझ जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, उसे हमने देखा और उसे हम पढ़ भी ले रहे हैं, समझ भी ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, ऐतिहासिक काल आ जाएगा। क्योंकि वो प्रमाण है ना भैया, किसी ने लिखा है, वो हमने, जैसे आपके शिलालेख हो गए, ठीक है ना, आपके कई शिलालेख मिलते हैं, आप उसे पढ़ लेते हो तो क्या है भैया, वो आपका ऐतिहासिक काल में आ जाता है। आशा करता हूँ आप इसे समझे होगे। उत्तराखंड के आद्य ऐतिहासिक काल में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हम डायरेक्ट पढ़ेंगे ऐतिहासिक कालखंड को, जिसको आप 3 भागों में बांट सकते हैं, प्राचीन कालखंड, मध्य कालखंड और आधुनिक कालखंड। अब देखो उत्तराखंड का ऐतिहासिक कालखंड के स्रोतों को भी आप बांट सकते हैं, ऐतिहासिक स्रोतों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे लिखित स्रोत होते हैं, आपके अलिखित स्रोत होते हैं, पुस्तकें हो गई, वेद हो गए, अलिखित स्रोतों में आपकी मुद्राएं आ गई, लोक गाथाएँ आ गई, तो ये सभी हम पढ़ेंगे आपके अगले पार्ट में। तो आप कन्फ्यूज़न ना होए कि सर ने ये क्या पढ़ाया कि आद्य ऐतिहासिक काल में ऐसा है वैसा करके। तो आप सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें, चीज़ों को अच्छे से देखें। धन्यवाद।